Hello learners, welcome to my YouTube channel. So in our previous video we discussed about derivatives, its meaning, definition, features and its uses. So today we discuss about the types of derivatives. Key derivatives के types ही कितने होते हैं. Okay, so there are 4 types of derivatives. जिसमें से आपका फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड वन इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ वन इज़ स्वैप. ओके, तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप. सो अब हम एक एक करके इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं एंड स्वैप क्या होते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में समझने के लिए कि आप सपोज करो कि एक मैंगो सेलर है. ठीक है, तो आपने क्या करा, एक मैंगो सेलर से आपने डील की कि आप 1 महीने के बाद आप उससे मैंगो परचेज़ करोगे. ठीक है, तो आप किस रेट पे करोगे, सपोज करोगे आप 100 पर केजी के रेट पे मैंगो से परचेज़ करोगे मैंगो सेलर से 1 मंथ के बाद. तो उस टाइम पे चाहे कोई भी मार्केट प्राइस हो, चाहे मैंगो उस टाइम पे मार्केट में सेल हो रहे हो 50 रुपीज़ पर केजी के रेट से, या सेल हो रहे हो 120 रुपीज़ पर केजी के रेट से, लेकिन आपने पहले ही फिक्स कर लिया 1 मंथ बिफोर कि आप 1 मंथ के बाद उससे जो मैंगो सेलर से आप मैंगो परचेज़ करोगे वो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से करोगे. ठीक है, एंड जब वो टाइम आएगा, ठीक है, 1 मंथ के बाद आप उसे उसी प्रीफिक्स रेट से ही मैंगो परचेज़ कर रहे हो, तो वही होता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि आप 1 मंथ के बाद उसे किस रेट पे मैंगो परचेज़ करोगे, आपने उसके साथ डील कर ली, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, सो डेफिनेशन बोलो है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज्ड अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू बाय और सेल ऑन असेट्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट. मतलब वही कि आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि आपको कितने रेट पे, आपको कितने रेट पे कितने टाइम के बाद आपको कोई भी असेट बाय करना है या सेल करना है. ठीक है, एक बात है, क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, 2 पार्टी होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है. ठीक है, तो एक कस्टमाइज एग्रीमेंट होता है. लाइक इसमें कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं होता कि आपको इतनी ही क्वांटिटी रखनी है, यही आपका प्राइस होना चाहिए. नहीं, इसमें स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता. आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई क्वान्टिटी रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप प्राइस फिक्स कर सकते हो. ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेडेड. अब ये किस पे ट्रेड होते हैं, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये डायरेक्टली ट्रेड होते हैं पार्टीज़ के बीच में. ठीक है, दे आर नॉट ट्रेडेड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बट नेगोशिएट डायरेक्टली बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व्ड, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ असेट्स टाइप, क्वांटिटी एंड डिलीवरी डेट. मीन्स कि ये ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक फिक्स एक्सचेंज है कि उसी पे ही ट्रेड होंगे. नहीं, इसमें क्या होता है, बायर होता है, एक सेलर होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, उनके बीच में डील होती है कि ठीक है, मैं आपसे इस रेट पे बाय करूँगा, मैं आपको इस रेट पे सेल करूँगा इतने टाइम के बाद. ठीक है, और ये असेट होगा, इसकी ये क्वांटिटी होगी, ये डिलीवरी डेट होगी, सब कुछ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जो भी नीड्स होती हैं दोनों पार्टीज़ की, जो भी उनकी डिमांड होती है उसके बेस पे फिक्स होता है. एंड हम बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट फिर मैच्योरिटी पे एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, तो ये इसे हम बोल सकते हैं कि ये OTC प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होता है. ठीक है, ओवर द काउंटर प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है. यहाँ पे दोनों पार्टीज डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली वो मीट करती हैं, मिलती हैं, एंड देन बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है. नेक्स्ट इज, अब इसके फीचर्स क्या हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं. तो फर्स्ट इज वही जो मैंने अभी बोला कि इसमें स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, ये फुल्ली कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, मतलब OTC प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं. यहाँ पे डायरेक्टली 2 पार्टीज़ मिल रही हैं, यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई एक्सचेंज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक काउंटर पार्टी रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है कि हो सकता है कि जो दोनों पार्टी हैं, बायर है, सेलर है, हो सकता है कि कोई एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करे. ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क मीन्स ये होता है कि जब दोनों में से कोई भी एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज़ काउंटर पार्टी रिस्क. तो यहाँ पे हाई काउंटर पार्टी रिस्क होता है. नेक्स्ट वन इज़
फ्लेक्सिबिलिटी, अब वही एक ये कस्टमाइज्ड है, तो आप टर्म्स एंड क्वांटिटी का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी कॉन्ट्रैक्ट की, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, आप अकॉर्डिंग टू नीड्स चेंज कर सकते हो कि जो भी बायर की, जो भी सेलर्स की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो दैट्स इट अबाउट दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जहाँ पे आप फॉरवर्ड के लिए मतलब फ्यूचर के लिए जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्यूचर टाइम के लिए कर रहे हो, आज ही आप रेट फिक्स कर रहे हो, फ्यूचर टाइम के लिए फिक्स कर रहे हो, ठीक है। और आपको इसमें ये याद रखना है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, एंड इसमें ये OTC प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं, मतलब इसमें डायरेक्टली दो पार्टी मिलती हैं, ये एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना एग्जैक्टली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एज लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट बस हाँ कुछ चीज़ों में यहाँ पे डिफरेंस आता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ तो बोल सकते हैं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा कि वो कस्टमाइज होते हैं, फुल्ली कस्टमाइज होते हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ आपको इतनी क्वांटिटी रखनी है, आपको इतना प्राइस रखना है ना, कुछ टर्म्स में लाइक क्वांटिटी के टर्म्स में, प्राइस के टर्म्स में, यूनिट्स के टर्म्स में ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, कस्टमाइज नहीं होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमें वहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट वो कस्टमाइज नहीं होते हैं, एंड वो एक OTC प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं, वहाँ पे दोनों पार्टी डायरेक्टली मीट करती हैं एंड वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, लाइक एक्सचेंज लाइक BSE हो गया, NSE हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होती है, एक्सचेंज के थ्रू डेरिवेटिव्स को यूज़ करा जाता है। यहाँ पे दो पार्टी डायरेक्टली मीट नहीं करती हैं, डायरेक्टली नहीं मिलती हैं कि दोनों, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्सचेंज एक्ट एज अ इंटरमीडियरी, वो एज इंटरमीडियरी एक्ट करता है, वो दोनों पार्टीज़ को मीट कराता है, ठीक है। दोनों पार्टीज एक्सचेंज पे आती हैं, वहाँ पे डेरिवेटिव्स का यूज़ करती हैं, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करती हैं, ठीक है। दोनों पार्टी डायरेक्टली मीट नहीं करती हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा बायर है वो सेलर को नहीं जानता हो सकता है सेलर बायर को ना जानता हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन असेट एट अ, यहाँ पे सेल की स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप ठीक कर लेना, एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर। इसमें भी यही हो रहा है कि हम फ्यूचर के लिए आज ही फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, टाइम भी डेट भी हम सब आज ही फिक्स कर ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। बस डिफरेंस क्या है कि ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कस्टमाइज था और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमारा स्टैंडर्डाइज है, इतना सही डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज़ कि अब ये ट्रेड किस पे होते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, वो वहाँ ओवर द काउंटर पे ट्रेड हो रहे थे, वहाँ पे डायरेक्टली मीट हो रही थी पार्टीज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पे ट्रेड करे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे ट्रेड होते हैं। अब नेक्स्ट इज़, अब इनके फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स वही स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं, सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, सब कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है। फिर अब रेगुलेटेड बाय क्लियरिंग हाउस, इसमें क्या होता है कि जब ये एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज का यूज़ करा जा रहा है, वो एज अ इंटरमीडियरी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो जो एक्सचेंज है वो एज अ क्लियरिंग हाउस है, यहाँ पे वो सेटलमेंट क्लियर कराएगा दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक्सचेंज उसको देखेगा कि कितना की सेटलमेंट हुआ या नहीं, पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल की या नहीं, तो यहाँ पे एज अ क्लियरिंग हाउस ये रेगुलेट होता है, ठीक है। और क्लियरिंग हाउस कौन है, एक्सचेंजेस है, NSE BSE, ओके। नेक्स्ट इज नो काउंटर पार्टी रिस्क ड्यू टू डेली सेटलमेंट मार्क टू मार्केट। अब इसमें क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी डिफरेंस है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी डेट, जो उसकी मेच्योरिटी डेट होगी, जो आपने
प्रेजेंट टाइम में फिक्स करी है फ्यूचर के लिए, उसी डेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल्ड होते हैं, उससे पहले सेटल नहीं होते हैं। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बिफोर द मैच्योरिटी डेट भी सेटल्ड होते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस है कि वो बिफोर द मैच्योरिटी डेट आप उन्हें सेटल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें काउंटर पार्टी रिस्क लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज इन्वॉल्व है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज एक्सचेंज BSE NSE यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए ये यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क जो है लो है, क्योंकि वो एज अ क्लियरिंग हाउस वही चीज़ें देख रहा है। ठीक है, कि दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो चीज़ देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे काउंटर पार्टी की रिस्क जो है लो है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल ना करें, क्योंकि वो एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर रही हैं, तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क लो होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसके फीचर में, मार्क टू मार्केट डेली। अब मार्क टू मार्केट डेली का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे डेली बेस पे सेटलमेंट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे डेली बेस पे सेटलमेंट होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि क्या हुआ कि आपने जो भी रेट आपने आज प्रेजेंट टाइम में फ़िक्स कर लिया कि हमें इस रेट पे फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि डेली मार्केट प्राइस आपने फ्यूचर के लिए फ़िक्स कर लिया कि हमें इस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो डेली आप यहाँ पे क्या होता है, डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट और लॉस कि आपने क्या रेट फिक्स किया फ्यूचर के लिए और आज उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो डेली बेसिस पे उसका कैलकुलेट होता है प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो मैं आपको एक पढ़ के बता देती हूँ कि मार्क टू मार्केट इज़ अ मेथड यूज टू कैलकुलेट द डेली प्रॉफिट और लॉस ऑफ ओपन पोजीशंस इन फ्यूचर्स और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और जो आपने फ्यूचर प्राइस आपने डिसाइड किया, आप उसका डिफरेंस देखोगे, फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा आप उसे कैलकुलेट करोगे, और जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो डायरेक्टली क्या कहते हैं, जो बायर है उसके मार्जिन अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब मार्जिन अकाउंट क्या है, तो इसमें क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जब ये एक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज एक्सचेंज यूज़ हो रहा है, तो उसको यूज़ करने के लिए एक मार्जिन अमाउंट ट्रेडर्स को ओपन करना होता है, मार्जिन अकाउंट। उसमें एक मार्जिन अकाउंट ओपन करना होता है, उसमें उन्हें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अपनी देनी होती है, जिसको हम मार्जिन अमाउंट कहते हैं। ठीक है, वो मनी उनको डिपॉजिट करनी होती है उस डेरिवेटिव को ट्रेड कराने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मार्जिन अमाउंट। अब यही इसी मार्जिन अमाउंट में जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस आया, ठीक है, डेली बेसिस पे सेटलमेंट हुआ, देखा कि क्या प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो डेली बेसिस पे उस मार्जिन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है मार्क टू मार्केट डेली। सिंपल सा आपको इतना समझना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे सेटल्ड होते हैं। ठीक है, डेली यहाँ पे डेली चलता है, डेली सेटलमेंट चलता है कि क्या प्रॉफिट, कि हमने कौन सा फ्यूचर प्राइस डिसाइड किया था, आज का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उसके बीच में डिफरेंस यहाँ पे देखा जाता है। डिफरेंस देखने के बाद जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है ट्रेडर्स की मार्जिन अकाउंट से। ठीक है, तो दैट इज़ की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये होते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह बिल्कुल सेम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, बस डिफरेंस यही है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। मार्क टू मार्केट डेली मीन्स डेली बेसिस पे सेटलमेंट होता है, और यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज एक्सचेंज यहाँ पे यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हो गया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। नेक्स्ट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कि अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? So option contract, a contract that gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell an assets at a specific price before or on a certain date. अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जैसे कि सपोज़ करो कि दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो लोग करते हैं, दो पार्टीज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अगर यूज़ कर रही हैं, तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उनको राइट देता है। किस चीज़ का राइट देता है? बाय करने का। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस समझो आप इस चीज़ को, कि जो हमने फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे उन दोनों में ऑब्लिगेशंस थी दोनों पार्टीज़ की, उनको
एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, उनकी ऑब्लिगेशंस थी। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हमको ये राइट देता है कि आपके पास राइट है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो या ना करो, आप असेट्स को बाय करो या ना करो, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपको राइट दे रहा है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि हैव टू आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं, आपके पास राइट है कि आप बाय करो या फिर सेल करो जो भी असेट्स है, स्पेसिफिक प्राइस जो आप पहले ही फिक्स कर चुके हो, ठीक है, एट अ सर्टेन डेट, मेच्योरिटी के टाइम पे आप असेट्स को बाय करो या ना करो, सेल करो, ये आपकी राइट है, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे देखो, जैसे तुमने एक बाइक रिज़र्व की 500 रुपये, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक कि जैसे आपने एक बाइक रिज़र्व कर ली, ठीक है, 500 रुपये देकर, 500 रुपये देकर आपने बाइक रिज़र्व कर ली। कितने की? बाइक का जो ओरिजिनल प्राइस था 50,000 रुपीज़ था, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, आपने उसको स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ देकर एक रिज़र्व करा ली बाइक। अगर इन फ्यूचर उस प्राइस बाइक के 55,000 हो गए, मतलब बढ़ गए, पहले 50,000 थे, 55,000 हो गए, 5,000 बढ़ गया, तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ठीक है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा कि आपने 50,000 पे आपने बाइक को रिजर्व करा लिया 500 रुपये देकर, लेकिन अब उसके प्राइस 55,000 हो गए, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया, आपने कम प्राइस पे बाइक खरीदी। अगर प्राइस नहीं बढ़ते तो अगर प्राइस उसके नहीं बढ़ते, लाइक 50,000 ही रहते या फिर कम हो जाते, तो क्या होता? आपको लॉस हो जाता। तो आप क्या करते? तो आप उस डील को नहीं करते, कि आप बाइक को नहीं परचेज़ करते। आप कहते कि नहीं, मैं बाइक नहीं परचेज़ कर रहा क्योंकि मुझे तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 50,000 में 50 तो मैं फ़िक्स कर रहा हूँ और अभी प्राइस उसकी 45,000 हो गए हैं, तो मुझे तो लॉस हो रहा है। अगर मैं आज उससे ख़रीदता तो मुझे 45,000 में पड़ती, बट अब मुझे 50,000 में लेनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को परचेज़ किया है तो आपके पास यहाँ पे एक राइट होगा कि आप उसे परचेज़ करो या ना करो, बाय करो, सेल करो, असेट्स को आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है प्रॉफिट हो रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करोगे फ्यूचर में। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करोगे, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, क्या उसमें क्या है कि बायर और सेलर दो पार्टी है, तो यहाँ पे फ़ायदा एक ही पार्टी को होगा और मोस्टली फ़ायदा बायर को ही होता है, ठीक है। ये जो बेनिफिट देता है एक ही पार्टी को बेनिफिट देता है, एक पार्टी को बेनिफिट देगा, एक पार्टी को ये लॉस देता है, ठीक है। क्योंकि जो अगर बायर अपना फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है, तो क्या होगा? जो सेलर होगा उसे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, और अगर एग्जीक्यूट करता है तो बायर को लॉस होता है अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल ऑप्शन, सेकेंड वन इज़ पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है कि जहाँ पे आप असेट को बाय करने का राइट परचेज कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे दो पार्टी हैं, सपोज करो कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, क्यों? असेट्स को बाय करने के लिए, मतलब वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं टू राइट ले रहे हैं टू बाय द असेट। वो ए बायर है, बी सेलर है, तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी गाइस, जो कॉल ऑप्शन है, तो ये मिस्टर ए जो है वो कॉल ऑप्शन परचेज कर रहे हैं कि वो बी से असेट्स को बाय करना चाहते हो, तो वो कॉल ऑप्शन परचेज करेंगे। पुट ऑप्शन क्या होता है? सेल ऑप्शन होता है, राइट टू सेल द असेट्स। अब जैसे मिस्टर बी सेलर थे, ठीक है, तो वो सेल करेंगे, तो जो सेलर है वो पुट ऑप्शन परचेज करेगा, उसको सेल करने का राइट कि मैं फ्यूचर में सेल करूं, मतलब उसे कोई चीज़ सेल करनी है बायर को, तो वो क्या करेगा? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करेगा, पुट ऑप्शन परचेज करेगा कि इन फ्यूचर अगर उसे लगता है प्रॉफिट हो रहा है तो वो सेल करेगा, उसे लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो सेल नहीं करेगा, तो वो सेल करने का राइट परचेज करता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है आपको याद रखने के लिए कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये राइट देते हैं बायर को, ठीक है। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है उसको ये राइट देते हैं कि आप बाय करो या ना करो, बाय या सेल करने का राइट देते हैं कि आप करो या ना करो एट अ स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड प्राइस था, जो भी डेट थी, सर्टेन डेट फ्यूचर की, आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो या ना करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको लगता है प्रॉफिट हो रहा है तो आप करो, आपको लगता है प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मत करो, ठीक है।
ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये क्या होते हैं, ट्रेडेड ऑन बोथ एक्सचेंजेस, मतलब ये एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड होते हैं लाइक NSE BSE एंड ओवर द काउंटर भी ट्रेड होते हैं। फीचर्स क्या हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के कि हाँ, अब प्रीमियम, अब इसमें क्या होता है कि जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है, जो भी इस राइट को बाय करता है, उसको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है, ठीक है। उस राइट को बाय करने का एक हमें स्मॉल अमाउंट पे करना होता है, जिसे बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट। और ये जो प्रीमियम अमाउंट होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। ये मैं आपको भी आगे समझाती हूँ। नेक्स्ट इज, रिस्क इज लिमिटेड टू प्रीमियम पेड फॉर द बायर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे समझ में आएगा कि होता क्या है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, ठीक है। तो मिस्टर ए ने कॉल ऑप्शन पुट किया टू बाय एन एसेट, कोई भी एक एसेट्स है उनको बाय करने का उन्होंने कॉल ऑप्शन लिया कि 3 मंथ के बाद मैं आपसे एसेट्स, आप एग्जांपल ले लो एसेट्स का कि हाँ, सपोज़ कि मैंगो वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं 3 मंथ के बाद मैं आपसे मैंगो परचेज़ करूँगा। रेट उन्होंने रखा 100 पर केजी के हिसाब से मैं आप उसे परचेज़ करूँगा मैंगोज़ 3 मंथ के बाद, उन्होंने आज ही फिक्स कर लिया ये, ठीक है। अब वो एक कॉल ऑप्शन परचेज़ कर रहे हैं, तो कॉल ऑप्शन परचेज़ करने के लिए वो एक प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। जैसे 100 रुपीज़ उन्होंने फिक्स कर लिया कि 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 3 मंथ के बाद मैं आपसे मैंगो परचेज़ करूँगा। तो इस चीज़, ये जो मैं राइट परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं राइट परचेज़ कर रहा हूँ कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर देता हूँ, ठीक है। तो वो एक स्मॉल अमाउंट, लेट्स से 20 रुपीज़ का प्रीमियम दे देंगे कि ये प्रीमियम है, ये मैं आपको पे कर रहा हूँ, ठीक है, राइट परचेज़ करने का, ठीक है। उन्होंने बी को प्रीमियम पे कर दिया। अब 3 मंथ के बाद क्या हुआ कि जो मार्केट प्राइस था मैंगोज़ का वो हो गया 85 रुपीज़, सपोज़ करो 85 रुपीज़ हो गया। अब मिस्टर ए ने तो पहले से ही फिक्स कर लिया कि वो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज़ करेंगे मैंगोज़ 3 मंथ के बाद, लेकिन उन्होंने पुट कॉल ऑप्शन लिया था जहाँ पे उनके पास राइट था। तो क्या वो देखेंगे कि मार्केट प्राइस तो 85 हो गया और मुझे 100 में परचेज़ करना पड़ेगा, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे कि मैं बाय नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास तो राइट था तो मैं बाय नहीं कर रहा। तो इसमें क्या हुआ, मिस्टर ए का जो लॉस होना था, जो रिस्क था, वो मिनिमाइज़ हो गया, उन्होंने कैंसिल आउट कर दिया अपने रिस्क को, अपने लॉस को, ठीक है। तो अब इसमें, अब जो सेलर था उसको तो लॉस हो गया कि उसको तो 3 मंथ के बाद 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल करने थे अपने मैंगोज़। अगर मिस्टर ए एग्जीक्यूट कर देते अपने कॉन्ट्रैक्ट को तो सेलर को फ़ायदा हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, उसे 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अपने मैंगो सेल कर देता। बट अब तो मिस्टर ए ने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, जो ये लॉस जो हुआ सेलर को, मिस्टर बी को, उसको कंपनसेट करने के लिए जो उन्होंने प्रीमियम पहले एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने 20 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था, वो प्रीमियम हम उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए देते हैं, ठीक है। अब वो प्रीमियम नॉन रिफंडेबल है। अब मिस्टर बी वो जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम था वो वापस नहीं करेंगे मिस्टर ए को, वो अपने पास ही रखेंगे, प्रीमियम उन्हीं के पास रहेगा। बस अब मिस्टर बी ए जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें लॉस हो रहा था, ठीक है। हाँ, अगर सेकेंड सिनेरियो हम देखें तो अगर यही मैंगो के प्राइस 3 मंथ के बाद 120 रुपीज़ हो जाते, 120 रुपीज़ पर केजी हो जाते, तो मिस्टर ए क्या करते। अब मिस्टर ए ने तो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज़ किया, फिक्स किया हुआ था, तो वो तो अब उनको तो प्रॉफिट हो रहा है कि 120 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं तो 100 रुपीज़ का फिक्स किया है तो 100 रुपीज़ में परचेज़ करूँगा। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर देते। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको होता, प्रॉफिट किसको होता, मिस्टर ए को प्रॉफिट होता, लेकिन लॉस किससे होता, सेलर को लॉस होता, मिस्टर बी को लॉस होता, क्योंकि अब तो उन्हें 100 रुपीज़ पर केजी के रेट से ही अपने मैंगोज़ को सेल करना पड़ेगा, जबकि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 120 का चल रहा है। अगर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो 120 के रेट के हिसाब से अपना मैंगो सेल करते, बट अब उन्हें 100 रुपीज़ पर केजी से मैंगो सेल करना होगा। तो यही है पूरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कि अगर प्रॉफिट होता है तो बायर एग्जीक्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसे प्रॉफिट लग रहा है नहीं हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता। यहाँ पर राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। यही पूरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉल ऑप्शन जब आप बाय करने का राइट परचेज़ करते हो, पुट ऑप्शन जब आप सेल करने का राइट परचेज़ करते हो, और यहाँ पे एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है
लॉस को कंपनसेट करने के लिए, जो सेलर को लॉस होने वाला है कंपनसेट करने के लिए प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। और यहाँ पे जो रिस्क होता है ना, वो सिर्फ उस प्रीमियम जो उसने जो हमने एग्जांपल देखा, उसमें मिस्टर ए ने 20 रुपीज़ का प्रीमियम दिया था, ठीक है, सेलर को, मिस्टर बी को। अब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उनके जो 100 रुपीज़ पर केजी था वो उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया 3 मंथ के बाद, बस। तो उनको जो रिस्क हुआ, जो उनको लॉस हुआ, वो सिर्फ 20 रुपीज़ तक का हुआ। 100 रुपीज़ का लॉस उन्होंने बचा लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके, ठीक है। लेकिन जो उनको सिर्फ लॉस हुआ, वो जितना उन्होंने प्रीमियम पे किया सिर्फ उतना ही लॉस हुआ, 20 रुपीज़ का ही लॉस हुआ। जो उनको नॉन रिफंडेबल था वो उनको नहीं मिला, उतना ही लॉस हुआ। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि यहाँ पे जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है टू द प्रीमियम। जितना प्रीमियम पे किया सिर्फ उतने का ही रिस्क होता है, सिर्फ उतने का ही बायर को लॉस लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा का लॉस उसे वहाँ पे नहीं होगा। तो यही बात है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। सो नेक्स्ट इज, अब ये पूरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था। अब नेक्स्ट वन इज स्वैप, कि अब स्वैप क्या होता है, ठीक है। तो स्वैप क्या है, इसमें 2 पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट या करेंसी पेमेंट एक्सचेंज करती हैं। इसमें स्वैप में क्या होता है कि 2 पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ अपनी करेंसीज़ को या फिर अपने इंटरेस्ट रेट को स्वैप करती हैं। स्वैप करने का मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट रेट या अपने करेंसीज़ को क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। तो दैट इज स्वैप। तो स्वैप क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच 2 पार्टीज एक्सचेंज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और कैश फ्लोज, यूजुअली इंटरेस्ट रेट और करेंसीज। वही बात बोली गई है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्टी क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही हैं इंटरेस्ट रेट को या फिर करेंसीज को, ठीक है। यहाँ पे कैश फ्लो एक्सचेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे आपके ऑब्लिगेशन है, ठीक है। राइट आपको सिर्फ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बाकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या स्वैप है, वहाँ पे आपके पास ऑब्लिगेशंस ही हैं। तो ये आपको होता है स्वैप। अब इसमें क्या होता है, सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ आप समझने के लिए, कि जैसे एक इंडियन कंपनी है, उसने रुपीज़ में लोन ले लिया इंडिया में, ठीक है। एक इंडियन कंपनी है, उसने क्या किया, इंडिया में ही लोन ले लिया रुपीज़ में। और यूएस कंपनी है, उसने अपनी यूएस में अपनी यूएस डॉलर में लोन ले लिया, ठीक है। तो दोनों कंपनी क्या करेंगी, अब जैसे सपोज करो कि इंडिया की कंपनी ने इंडिया में लोन ले लिया रुपीज़ में, एंड यूएस की कंपनी ने यूएस में लोन ले लिया डॉलर में। अब इंडिया की कंपनी को यूएस डॉलर चाहिए थे कुछ काम के लिए, एंड यूएस की कंपनी को रुपीज़ चाहिए थे कुछ काम के लिए। तो दोनों कंपनी जो है वो अपने अपने करेंसीज़ को एक्सचेंज कर लेंगी। इंडियन कंपनी यूएस डॉलर ले लेगी यूएस कंपनी से, एंड यूएस कंपनी रुपीज़ ले लेगी इंडियन कंपनी से, ठीक है। तो ये क्यों करती है, ताकि हम जो इंटरेस्ट रेट है, हायर इंटरेस्ट रेट, उसको मिनिमाइज़ कर सकें। अब सपोज करो कि अगर इंडियन कंपनी को यूएस डॉलर चाहिए थे, अगर वो यूएस में जाके लोन लेती यूएस डॉलर में, तो उनको इंटरेस्ट रेट हाई पड़ता। या फिर अगर यूएस की कंपनी इंडिया में आके लोन लेती तो उसको इंटरेस्ट रेट हाई पड़ता। तो इस हाई इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, कि उनको हाई इंटरेस्ट रेट ना पड़े, उन्होंने अपनी कंट्री में रहकर अपनी रिस्पेक्टिव करेंसी में लोन लिया लो इंटरेस्ट रेट पे, एंड देन फिर उस करेंसी को उन्होंने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या हुआ, उनको इंटरेस्ट रेट भी हाई नहीं पड़ा, उनकी नीड्स भी पूरी हो गई। तो इसी को पूरा बोलते हैं हम स्वैप। यही होता है स्वैप करना, करेंसीज़ को या इंटरेस्ट रेट को एक दूसरे साथ 2 पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज कर लेना या स्वैप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं, स्वैप के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड सेकेंड वन इज करेंसी स्वैप, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या है, जहाँ पे 2 पार्टीज एक दूसरे के साथ अपने अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर रही हैं। लाइक कि सपोज करो मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए जो है वो एक किसी भी अपने डेप्ट का, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक लोन लिया है तो उसका वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एंड मिस्टर बी ने भी एक लोन लिया है, वो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो मिस्टर ए जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रेट सपोज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एक फिक्स रेट है उनका, और मिस्टर बी का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए चाहते हैं कि उनका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो, और मिस्टर बी चाहते हैं उनका फिक्स इंटरेस्ट रेट हो। तो दोनों क्या करेंगे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, वो आपस में स्वैप कर लेंगे अपने इंटरेस्ट रेट को। मिस्टर ए जो है
वो फ्लोट वाला इंटरेस्ट रेट ले लेंगे मिस्टर बी से, एंड मिस्टर बी जो है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट ले लेंगे मिस्टर ए से। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों पार्टीज़ का, ए का एंड बी का, वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम साइज़ का होना चाहिए, तभी इंटरेस्ट रेट स्वैप हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे स्वैप होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में। करेंसी स्वैप में क्या होता है कि दोनों पार्टी, दोनों कंट्रीज़ जो है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अपनी अपनी करेंसीज़ को स्वैप कर ली। जैसे मैं आपको इंडियन कंपनी और यूएस कंपनी का एग्जांपल दिया कि इंडियन कंपनी ने यूएस कंपनी से डॉलर को ले लिया, एंड यूएस कंपनी ने इंडियन कंपनी से रुपीज़ को ले लिया, तो उन दोनों ने अपनी अपनी करेंसीज़ को स्वैप कर लिया। दो कंट्रीज़ की कंपनी ने अपनी अपनी करेंसीज़ को स्वैप कर लिया, तो दैट इज़ करेंसी स्वैप। नेक्स्ट इज़ ट्रेडेड। अब स्वैप्स जो हैं वो किस पे ट्रेड होते हैं, वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो पार्टीज होती हैं, वो डायरेक्टली मीट होती हैं, यहाँ पे कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली मिलती हैं एंड वो डील करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती हैं, कस्टमाइज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फीचर्स। अब स्वैप के फीचर्स क्या होते हैं, तो स्वैप के फीचर्स हैं यूज़फुल फॉर हैजिंग इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क। मीन्स कि वही कि हैजिंग करना मतलब क्या होता है कि रिस्क को मिनिमाइज़ कर देना, रिस्क को ख़त्म कर देना। तो हम स्वैप क्यों यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो भी रिस्क अराइज होने वाला था, या करेंसी से रिलेटेड जो भी रिस्क अराइज होने वाला था, उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने स्वैप कर लिया। अब सपोज़ कि वही कि अगर इंडियन कंपनी यूएस में जाकर अगर लोन लेती, ठीक है, अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूएस डॉलर में लोन लेती, तो उसको इंटरेस्ट रेट वहाँ पे हाई पड़ता। या फिर यूएस कंपनी अगर इंडिया में आके लोन लेती इंडियन रुपीज़ में, तो उसको इंटरेस्ट रेट हाई पड़ता। तो उसने वो इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव करेंसीज़ में लोन लिए एंड देन फिर स्वैपिंग कर ली। तो उसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे हम स्वैप का यूज़ करते हैं, यूज़फुल फॉर हेजिंग इंटरेस्ट रेट और करेंसी रिस्क। सो दैट्स ऑल अबाउट माई साइड। हमने 4 टाइप्स के यहाँ पे टाइप्स पढ़ लिए डेरिवेटिव्स के, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन एंड स्वैप। तो ये 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब इसके आगे भी और चीज़ें हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, पूरी सीरीज़ आएगी इसकी, तो उसमें हम पूरा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कवर करेंगे, हर एक चीज़ कवर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट डाउन, जो भी आपको चीज़ें लगती हो आप कमेंट करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।